नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। पहले पार्ट में हम लोग सेल के डिफिनीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम सेल के टाइप के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हर लिविंग थिंग का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो होता है आपका सेल। सेल जो होता है हर लिविंग थिंग का सबसे यूनिट पार्ट होता है, इसीलिए अपन सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमारे लाइफ को जो है तो बनाने का काम करती है। आर लिविंग थिंग्स आर सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं सभी सेल हैं या सेल का कंपोजिशन है, मतलब कि वो कई सारे सेलों से मिलकर बनी हुई हैं या तो वो सेल हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 का। अब अपन पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो जनरली हमारा जो सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड, फ्लैजिला, पीली, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जनरली राइबोसोम जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की साइज बड़ी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की साइज छोटी होती है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। तो अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो ये अपने प्रोटीन को, एनर्जी को कैसे बनाती होगी? तो ये अपना साइटोप्लाज्म से ही प्रोटीन को जो है तो बनाती है, उसी से लेती है। तो अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें अकेली एक सेल पाई जाती है, इसीलिए अपन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जो से कि अपन ने ह्यूमन सेल में देखा था कि ह्यूमन सेल में जो है तो आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पैक्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे अपन कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये आपका ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। प्रोकैरियोटिक सेल ग्रीक से आया हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द से मिलकर बना हुआ है प्रो और कैरियोन्स। किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीक वर्ड है प्रो और कैरियोन्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन्स का मतलब होता है नट। जो इन दोनों शब्दों को जब अपन कंबाइन कर देते हैं तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल बनता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये इसी मेम्ब्रेन में ही रिएक्शन करता है साइटोप्लाज्म में। तो अपना ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करके जो है तो एनर्जी बनाता है। जैसे कि अपन यूकैरियोटिक सेल में देखते थे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती थी? क्रेब्स साइकिल होती थी। तो क्रेब्स साइकिल जो है तो 38 एटीपी बनाती थी, जो एनर्जी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती थी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है एंजाइम की सहायता से। और यूकैरियोटिक सेल में जो है तो रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे वो उसको एनर्जी को चेंज करती है और एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन साइज की बात कर लें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसकी साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रो
मीटर। तो याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है तो 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब एग्जाम्पल देखें अपन, तो प्रोकैरियोटिक सेल, आर्ची और बैक्टीरिया, इन दो चीज़ों को अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ समझने वाली बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई विशेष डिवीजन नहीं होता है। जो अपन सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एमाइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? एमाइटोसिस। ठीक, तो इसमें ज़्यादा डिवीजन नहीं होता है। जब अपन डिवीज़न वाले चैप्टर में देखेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी 60 में मैं बता देता हूँ कि जो इसमें सेल डिवीज़न होता है, वो सेल डिवीज़न में, डिवीज़न का मतलब होता है कि एक ये सेल हो गई, ये 2 सेल में बदल गई, ये 2 सेल में चेंज हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो आपकी सेल होती है, वो सेल, जो सेल होती है उसकी साइज लार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? साइज लार्ज हो जाती है। ये लार्ज हो गई, लार्ज होने के बाद क्या होता है कि ये फिर पिचक जाती है। कैसे हो जाती है? पिचक जाती है। ऐसे, ये ऐसे, ये पिचक गई, इसका एक ये हो गया, ये हो गया। कुछ देर बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये ऐसी हो जाती है, ये ऐसे। ठीक, इसके बाद जो है तो ये दोनों कुछ समय बाद अलग हो जाती हैं और अपनी शेप ले लेती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन है। समझ में आया? तो कोई इसमें खास डिवीजन नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा डिवीजन होगा या कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि एमाइटोसिस। क्या होगा? एमाइटोसिस। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे अपन कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो जनरली देखेंगे अपन कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कैरेक्टर है, तो आप बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सभी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। जनरली जो अपन यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो उसमें 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है तो सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसी क्रोमोसोम में ही डिवीजन होता है। इसीलिए इसमें एमाइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है, जो कोई विशेष डिवीजन नहीं है। अगला देखेंगे तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल की पाल होती है, सेल वाल होती है, वो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड की बनी होती है। तो आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड की बनी होती है। अब देखिए, हमने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखिए, द प्लाज्मा सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जैसा काम करती है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम को अपने पास रखती है और सेल के लिए रेस्पिरेशन का काम करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर कोई पूछे कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप उसमें बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो रेस्पिरेटरी का काम करती है। समझ में आया? अगला अपन देखेंगे तो ये देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब देखेंगे। यहाँ से अपना प्रोकैरियोटिक खत्म हो गया। यूकैरियोटिक सेल, जनरली यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट और एनिमल। ये सब यूकैरियोटिक है, मतलब कि हम लोग और एनिमल ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन है किंगडम
यूकैरियोटा है। क्या है? यूकैरियोटा। अगर आपसे कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल किस किंगडम में आती है तो अपन बोलेंगे कि यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटा किंगडम में आती है। जनरली यूकैरियोटिक सेल की साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। वहीं अपन प्रोकैरियोटिक सेल की देखे थे। प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज में अपन ने क्या देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो आपकी होती है कितनी? 1 to 10 माइक्रोमीटर। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है तो अपन बोलेंगे 1 to 10 माइक्रोमीटर, या 1 से कम भी कर सकते हैं, 0.5। ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इतने भी बोल सकते हैं और 1 to 10 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर। समझ में आया? अगला अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो जनरली जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। समझ में आया? जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाई जाती है। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला और सिलिया पाए जाते हैं। फ्लैजिला और सिलिया का काम क्या रहता है? लोकोमोटरी ऑर्गन का, मतलब कि कोई भी सेल को एक जगह से दूसरे जगह में कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है या जाना है या अपने आप को फैलाना है तो फ्लैजिला और सिलिया के माध्यम से ही वो ये सब काम कर सकते हैं। इसी वजह से अपन सिलिया और फ्लैजिला को लोकोमेट्री ऑर्गन्स बोलते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। साथ ही साथ सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल की बाहर वाली जो लेयर होती है उसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। अब इसमें सेल डिवीजन होता है तो इस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन? माइटोसिस। क्या बोलते हैं अपन? माइटोसिस। इसके बाद आप देखेंगे अगला कैरेक्टर, तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें साइक्लोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साथ ही साथ इसमें सिंगल लीनियर डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। समझ में आया? अगला देखेंगे अपन डिफरेंस देखेंगे अपन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की। तो जैसे देखिए ये आपका यूकैरियोटिक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आप फिगर में देखें कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें डीएनए होता है। अपने यहाँ देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। किसके अंदर डीएनए होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये पूरा धागे जैसा दिख रहा है, मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। समझ में आया? अगला देखेंगे कैप्सूल पाया जाता है इसमें, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल में कोई भी कैप्सूल नहीं पाया जाता है। इसके बाद इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं उनकी साइज लार्ज होती है। क्या होती है? लार्ज। जबकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसकी सेल स्मॉल होती है। समझ में आया? तो ये एक इसका मेजर डिफरेंस है। इसके बाद अपन अगला देखेंगे कि गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कॉमन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। समझ में आया? प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके बाद अगला देखेंगे अपन, तो अगला है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है।
इसके बाद आपका लाइसोसोम, तो लाइसोसोम आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो ये बेसिक्स डिफरेंस होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के। अगला देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन देखो दो टेबल बना के कंपेरिजन करते हैं। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसकी साइज 0.125 माइक्रोमीटर या 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। समझ में आया? इसके बाद अगला देखेंगे अपन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, आपका यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक में लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे अपन, तो प्रोकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जैसा कि अभी हम पीछे बता रहे थे, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। साइटोस्केलेटन सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन पाया जाता है। राइबोसोम की साइज प्रोकैरियोटिक में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में लार्ज होती है। ठीक है, अगला है गोल्गी ऑपरेटस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में गोल्गी ऑपरेटस पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। साथ ही साथ अपन अगला देखिए कंपैरिजन, ये वाले कंपैरिजन में दिखाते हैं अपन तीसरे टाइप का कंपैरिजन। ये मैंने 3 चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, जिससे आपको डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एकदम इजी हो जाए। तो अपन देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो डीएनए की बात करते हैं अपन। डीएनए के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, तो जनरली न्यूक्लियोटाइड रीजन में डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये वाला जो रीजन है, इसमें देखिए धागे के जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, अगला होता है साइज। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूजुअली लार्जर होते हैं। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपका प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। और ये आपका मल्टी सेलुलर होता है यूकैरियोटिक। तो मतलब कि देखने में यूकैरियोटिक सेल बड़ा दिखेगा, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सूक्ष्म दिखेंगे, जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, जबकि अपन यूकैरियोटिक सेल को आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। समझ में आया? जबकि यूकैरियोटिक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। मतलब कि आपका यूकैरियोटिक सेल मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर है, जबकि आपका प्रोकैरियोटिक सेल मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं है। मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन प्रोकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिज्म हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। अब लास्ट है ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें जो है तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल होते हैं वो किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं होते हैं। मतलब कि उसमें जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके ऑर्गेनेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। समझ में आया? तो ये तीसरे टाइप का डिफरेंस हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अगला देखेंगे अपन ह्यूमन सेल में टाइप ऑफ ह्यूमन सेल।
मतलब कि सेल ह्यूमन सेल में कितने प्रकार की होती है, तो आप देखेंगे जनरली हमने कुछ टाइप्स लिखे हैं। रेड ब्लड सेल, आपका नर्व सेल, इंटेस्टाइनल सेल, वाइट ब्लड सेल, स्पर्म सेल, ओवम, बोन सेल। ये जो है ये ह्यूमन सेल टाइप हैं। जनरली आप देखें तो इनको अपन अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे, उसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपका रेड ब्लड सेल होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ये हमारे ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम रेड ब्लड सेल करता है। और इसका फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। दूसरा नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है नर्व इम्पल्सेस का काम करती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, जो भी इम्पल्सेस आ रही हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व सेल के माध्यम से ही जाता है। इसके बाद अगला आपका इंटेस्टाइनल सेल, जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये सेल एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसमें ऊपर छोटी छोटी बिलाई पाई जाती हैं, ये देखिए, जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इसके बाद अगला है आपका वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल जो होता है ये आपका बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस है जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करती हैं। तो वाइट ब्लड सेल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है आपका स्पर्म सेल। जो स्पर्म सेल होता है जब मेल की प्यूबर्टी हो जाती है तब ये जो है तो मेल में बनता है, मतलब 13 और 14 ईयर के बाद, जो रिप्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगला है आपका ओवम। तो ओवम जो होता है फीमेल में पाया जाता है, जो फीमेल को ओवरी से रिलीज होता है। ये भी जो है तो प्यूबर्टी के बाद रिलीज होना स्टार्ट होता है। अगला है सेल है आपकी बोन सेल। ये आपके बोन में पाई जाती है। तो ये आपके कुछ ह्यूमन सेल के टाइप हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपका वीडियो स्टॉप होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।